नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म वेदांत क्लासेज में। जैसा कि मेवाड़ का राजवंश अपना खत्म हो चुका है, बड़े विधिवत रूप से और भिन्न भिन्न तरीकों से इम्पोर्टेंट शासकों के बारे में पढ़ा। प्रथम से लेकर 54वें जो शासक है उसके बारे में भी आपको बताया गया था। वंश क्रम को अच्छे ढंग से पढ़ा हमने। साथ में साथ हमने यह भी पढ़ा कि मेवाड़ राजवंश पर दो राजवंशों का शासन रहता है। प्रथम गुहिल और द्वितीय या दूसरा सिसोदिया राजवंश। यह सारा कुछ पढ़ने के बाद में फिर भी क्या होता है साथियों, गुहिलों की कुछ ना कुछ शाखाएं दूसरी ओ या अन्य रियासतों में भी थी। जैसा कि हमने पढ़ा था कि एक शासक हुए थे सामंत सिंह जी। सामंत सिंह जी ने 1178 में जब वो मेवाड़ के शासक हुआ करते थे, तब जालौर के शासक थे चौहान शासक कीर्तिपाल चौहान या फिर कित्तू चौहान। वो मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं और तब सामंत सिंह जी वागड़ प्रदेश में जाकर गुहिल राजवंश की स्थापना करते हैं। तो ये 2 से 3 रियासतों के गुहिल हम पढ़ेंगे आज इसी क्लास में। तीन रियासत में, जैसे एक मेवाड़ रियासत में गुहिल थे, उसके बाद में डूंगरपुर या वागड़ क्षेत्र में गुहिल थे, एक देवलिया प्रतापगढ़ में गुहिल थे और एक बांसवाड़ा में गुहिल थे। ठीक है साथियों, विधिवत रूप से हम इस क्लास में बचे कुचे गुहिलों की रियासतों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखना जरा, कहाँ के गुहिल? वागड़ प्रदेश के गुहिल। वागड़ प्रदेश के गुहिल। और वागड़ प्रदेश में कहाँ के गुहिल? डूंगरपुर के गुहिल। डूंगरपुर के गुहिल। ये इतिहास की वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। राजस्थान का इतिहास चल रहा है और इसी इतिहास में मेवाड़ का राजवंश हमने पढ़ लिया। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भाई, राजस्थान में जो गुहिल है, गुहिलों की रियासतें कौन कौन सी है? एक मेवाड़ रियासत, डूंगरपुर या वागड़ रियासत, देवलिया प्रतापगढ़ रियासत और बांसवाड़ा रियासत। ठीक है, मैं वागड़ प्रदेश के गुहिलों की बात करना चाहूंगा। कहाँ के गुहिल? वागड़ प्रदेश के। आपका ध्यान बिल्कुल इधर रहना चाहिए। मैं इस क्लास में आपका ध्यान बिल्कुल बिल्कुल इधर आकर्षित चाहता हूं। देखना जरा, एक शासक दिखाई दे रहे हैं, शासक का नाम दिखाई दे रहा है। क्या नाम है? सामंत सिंह। कौन से सिंह? सामंत सिंह। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वागड़ या डूंगरपुर में गुहिल वंश के संस्थापक कौन है? वागड़ या डूंगरपुर में गुहिल वंश के संस्थापक कौन है? तो कौन रहेंगे? सामंत सिंह। कौन से सिंह? सामंत सिंह। यह स्थापना कब करते हैं? 1178 में। कब? 1178 में डूंगरपुर या वागड़ प्रदेश में क्या करते हैं? गुहिल वंश की स्थापना करते हैं। गुहिल वंश की स्थापना। और जो स्थापना करता है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है जी? संस्थापक। क्या कहलाता है? संस्थापक। देखना जरा, 1178 में स्थापना कर देते हैं, कहने का मतलब ये कौन है? वागड़ के गुहिल वंश के संस्थापक। इस बात का विशेष ध्यान रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वागड़ के गुहिल वंश का संस्थापक कौन है? तो कौन रहेंगे? सामंत सिंह। जब हम मेवाड़ का राजवंश पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा कि सामंत सिंह जी जब मेवाड़ के शासक हुआ करते थे,
तब जालोर के कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और मेवाड़ पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेते हैं जालोर के कीर्तिपाल चौहान। तब मेवाड़ से सामंत सिंह जी निकलते हैं और वागड़ में कुहिल वंश की क्या कर देते हैं, स्थापना कर देते हैं। स्थापना कब करते हैं, 1178 में करते हैं। देखो इस बात को जरा इस तरीके से लिखना है आपको, बिल्कुल ध्यान इधर रहना चाहिए आपका। अच्छे से नोट्स तैयार करने हैं, अच्छे से पढ़ना है, विधिवत रूप से पढ़ना है। देखना जरा, जब जब सामंत सिंह, कौन से सिंह, सामंत सिंह मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ के शासक थे, शासक थे उस समय जालोर के कीर्तिपाल चौहान ने, कहाँ के, जालोर के चौहान शासक या कीर्तिपाल चौहान ने, चौहान शासक कीर्तिपाल चौहान ने, कीर्तिपाल या फिर कित्तू चौहान, कित्तू चौहान, चौहान ने क्या कर लिया, मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। अच्छे से उतारना, देखना जरा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। देख लिया आपने, क्या करते हैं ये कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर, तब जब आक्रमण करते हैं और अधिकार कर लेते हैं कीर्तिपाल चौहान, तब सामंत सिंह जी कहाँ निकल गए, सामंत सिंह, ये समझ तो लिया ही, अब लिखना ही बाकी है। सामंत सिंह वागड़ जाकर, वागड़ प्रदेश जाकर, कहाँ जाकर, वागड़ प्रदेश जाकर कुहिल वंश की स्थापना करते हैं, कुहिल वंश की स्थापना करते हैं। और कब करते हैं, कब करते हैं, 1178 में। डेट आपको ध्यान रखनी है, अच्छे ढंग से डेट को देखना है, ये याद रहनी चाहिए। ये डेट बहुत बार पूछी गई है, इस प्रकार से क्वेश्चन की प्रकृति बनी थी एक बार कि वागड़ या डूंगरपुर में सामंत सिंह जी द्वारा, कौन से सिंह जी द्वारा, सामंत सिंह जी द्वारा गोयल वंश की स्थापना कब की गई, कब की गई, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तब क्या होता है, सामंत सिंह जी के एक भाई होते हैं, उनका नाम है कुमार सिंह। क्या नाम मिलता है, कुमार सिंह। कुमार सिंह वापस कीर्तिपाल चौहान को हराते हैं और मेवाड़ पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। और ये बातें जब हम मेवाड़ का राजवंश पढ़ रहे थे उस समय हमने पढ़ ली, ठीक है। तो ज्यादा मैं इस बात पर कुछ नहीं बोलूंगा, आपको पता है, आपने पिछले क्लासों में पढ़ लिया है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, सामंत सिंह जी क्या करते हैं, वागड़ या डूंगरपुर जाकर कुहिल वंश की स्थापना करते हैं, ठीक है। देखना जरा मेरे भाई, सामंत सिंह जी अब डूंगरपुर में कुहिल वंश की स्थापना कर रहे हैं, तो सीधी सीधी बात है, संस्थापक वही कहलाएंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं, डूंगरपुर या वागड़ प्रदेश के जो गुहिल है उनकी राजधानी बड़ौदा को बनाते हैं। देखो ये बात जरा इस प्रकार से लिखना, सामंत सिंह जी ने, कौन से सिंह जी ने, सामंत सिंह जी ने, सामंत सिंह जी ने वागड़ के कुहिल राजवंश की प्रथम राजधानी किसको बनाया, बड़ौदा को बनाया, बड़ौदा को बनाया। विशेष रूप से आपको याद रखना है कि डूंगरपुर के या वागड़ के कुहिलों की राजधानी क्या थी, बनाने वाला कौन थे, राजधानी कौन सी थी, बड़ौदा राजधानी थी। बनाने वाले शासक कौन है, सामंत सिंह। कौन से सिंह मेरे भाई, सामंत सिंह, ठीक है।
ये थे सामंत सिंह जी के बारे में विशेष विशेष तथ्य। अब अगले शासक कौन है? अगले शासक के साथियों वीर सिंह। सामंत सिंह जी के बाद में वागड़ या डूंगरपुर के इंपोर्टेंट शासक कौन है? वीर सिंह। वीर सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वीर सिंह जी ने, जब सामंत सिंह जी ने वागड़ प्रदेश पर गुल राजवंश की स्थापना की, उस समय डूंगरपुर नामक कोई स्थान नहीं था। कोई डूंगरपुर नामक स्थान या नगर नहीं था, एक वागड़ प्रदेश हुआ करता था। आजकल जब इतिहासकार इन बातों को लिखते हैं तब तो कोष्टक में डूंगरपुर दे दिया जाता है ताकि विद्यार्थियों को समझने में आसानी हो, और उसी आसानी को आप डूंगरपुर समझ बैठते हो कि पहले ही डूंगरपुर रहा होगा। पहले डूंगरपुर नहीं था। डूंगरपुर पर क्या करते हैं? डूंगरपुर एक क्षेत्र था। उस समय कोई डूंगरपुर नाम का कोई राज्य, प्रांत या फिर कोई नगर नहीं हुआ करता था। वीर सिंह जी क्या करते हैं? कौन से सिंह? वीर सिंह जी। वीर सिंह जी ने क्या कर दिया? डूंगरपुर, जो वर्तमान में अभी डूंगरपुर है, कौन सा पुर? डूंगरपुर वर्तमान में है अभी, वो उस समय एक क्षेत्र था, उस पर क्या करते हैं? अधिकार करते हैं। क्षेत्र पर अधिकार करते हैं। अभी भी जब वीर सिंह जी अधिकार कर रहे हैं तब भी वो डूंगरपुर नहीं था, एक क्षेत्र विशेष था, उसका कोई नाम नहीं था, एक वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। लेकिन जिस क्षेत्र पर ये अधिकार करते हैं वो क्षेत्र कौन सा है? वर्तमान में डूंगरपुर। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और यहाँ के एक भील मुखिया थे, उनको पराजित करते हैं। क्या करते हैं? भील मुखिया को पराजित करते हैं। भील मुखिया को क्या कर रहे हैं? पराजित। ठीक है, ये कहानी है वीर सिंह जी की। अगर क्वेश्चन आ जाए, आप बोलोगे कि डूंगरपुर कोई जगह थी ही नहीं, डूंगरपुर नामक कोई स्थान था ही नहीं, नगर था ही नहीं, फिर ये वीर सिंह जी को क्यों पढ़ा रहे हो, या वीर सिंह जी को हम क्यों पढ़ रहे हैं? वीर सिंह जी को पढ़ना इसलिए जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि डूंगरपुर उस समय कोई नगर नहीं था, लेकिन एक क्षेत्र विशेष तो था ही। उस क्षेत्र पर अधिकार करते हैं। बाद में इन्हीं के बाद में एक शासक आते हैं डूंगर सिंह। तो वीर सिंह जी द्वारा अधिकार किए गए क्षेत्र का नाम क्या निकालते हैं? डूंगरपुर। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? डूंगरपुर पर अधिकार करने वाले, तो उस समय डूंगरपुर नहीं था, उस पर अधिकार करने वाले तो वीर सिंह जी होंगे, लेकिन डूंगरपुर नगर की स्थापना करने वाले कौन होंगे? डूंगर सिंह। ठीक है, देखना जरा आगे। इनके बाद में शासक कौन है? डूंगर सिंह। कौन से सिंह? डूंगर सिंह। डूंगर सिंह जी क्या करते हैं? डूंगर सिंह जी वीर सिंह जी द्वारा अधिकृत, अधिकृत मतलब अधिकार किया हुआ, अधिकृत किया हुआ या किए हुए क्षेत्र का नाम क्या कर देते हैं? डूंगरपुर कर देते हैं। डूंगरपुर कर देते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि उस क्षेत्र, जो क्षेत्र वीर सिंह जी द्वारा अधिकार किया गया था, उसका नाम डूंगरपुर किसने किया? तो किसने किया? डूंगर सिंह जी ने किया। भाई नाम से स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, जबकि अधिकार डूंगरपुर पर पहला अधिकार किसका रहा, या अधिकार किसने किया? वीर सिंह जी ने किया। ठीक है साथियों, इनके बाद में शासक कौन है? उदय सिंह। कौन से सिंह? उदय सिंह। ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, सामंत सिंह जी की जैसे ही। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से ध्यान रखना, जो हम बोल रहे हैं उसको अच्छे से सुनना। देखना, उदय सिंह जी के दो पुत्र थे। ये अपने शासन काल में किसी भी प्रकार की कोई माथापोड़ी नहीं चाहते थे, किसी भी प्रकार का कोई हेडेक चाहते ही नहीं थे। इनको पता था कि मेरे दो पुत्र है, मेरे बाद में अगर कोई राजा बनेगा तो ज्येष्ठ पुत्र बड़ा बेटा बनेगा। कौन बनेगा? बड़ा बेटा बनेगा। और छोटा बेटा जो है उसको भी
क्या चाहिए, राज चाहिए। ये उन दोनों बेटों की प्रकृति को जानते थे, स्वभाव को जानते थे कि आगे जाकर उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष करेंगे। मैं क्या करता हूं, अपने राज्य को जो अभी मेरा है, मैं अभी शासक हूं वागड़ या डूंगरपुर का, मैं क्या करता हूं अपने दोनों पुत्र, भाई मेरे दो पुत्र है, राजा तो ज्येष्ठ पुत्र ही बनेगा, लेकिन मैं क्या करता हूं अपने राज्यों को अपने दो पुत्रों में बांट देता हूं। क्या करता हूं, अपने दो पुत्रों में बांट देता हूं। तो ये क्या करते हैं, अपने राज्य को देखना जरा, अपने राज्य को, वो राज्य कौन सा है, वागड़, तो अब क्या कहलाएगा, डूंगरपुर। क्यों कहलाएगा, डूंगर सिंह जी ने क्या कर दिया, इसका नाम डूंगरपुर कर दिया। डूंगरपुर को दो भागों में, या फिर अपने दो पुत्रों के बराबर हक में बांट दिया। अगर क्वेश्चन आ जाए वागड़ प्रदेश का बंटवारा किनके शासनकाल में होता है, तो वागड़ प्रदेश या डूंगरपुर का बंटवारा किनके काल में होता है, उदय सिंह जी के काल में हुआ बंटवारा। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनके दो पुत्र थे और दो पुत्र का नाम क्या क्या मिले, एक का नाम है पृथ्वीराज। कौन से राज, पृथ्वीराज। वहीं दूसरे का नाम है जगमाल। पृथ्वीराज थे बड़े पुत्र, कौन थे, बड़े पुत्र यानी ज्येष्ठ पुत्र थे। वहीं जगमाल सीधी सीधी बात है छोटे बेटे थे। अगर राजा बनेगा तो कौन बनेगा, उदय सिंह जी के बाद पृथ्वीराज को बनना है, लेकिन ये किसी भी प्रकार का कोई उत्तराधिकारी संघर्ष चाहते ही नहीं थे। अपने पुत्रों की प्रकृति या स्वभाव को अच्छी तरीके से जानते थे कि आगे जाकर मेरे दोनों पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होगा। मैं क्या करता हूं, अपने राज्य को दो भागों में बराबर भागों में बांट देता हूं। पृथ्वीराज को डूंगरपुर दिया गया, क्या दिया गया, डूंगरपुर का राज्य दिया गया। वहीं जगमाल को क्या दिया गया, बांसवाड़ा का क्षेत्र दिया गया, बांसवाड़ा का क्षेत्र दिया गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि डूंगरपुर किसको मिला, उदय सिंह जी के बाद किसको मिलेगा, अपने ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज को मिलेगा। वहीं बांसवाड़ा किसको मिलेगा, बांसवाड़ा जगमाल को। ये दो पुत्र किनके हैं, उदय सिंह जी के। अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है, क्वेश्चन की प्रकृति किस प्रकार की रह सकती है कि भाई वागड़ के जो गुहिल राजवंश है उनका बंटवारा या फिर वागड़ प्रदेश का बंटवारा किनके शासनकाल में हुआ, वहां के गुहिल शासक कौन थे उस समय, तो कौन थे, उदय सिंह जी। कौन से सिंह जी, उदय सिंह जी। ठीक है, वहीं मैं अगर बात करूंगा डूंगर सिंह जी की, तो यह ध्यान रखना कि डूंगरपुर नाम बसाने वाले कौन है, डूंगर सिंह। इसके बाद में तो वागड़ प्रदेश क्या कहलाने लग गया, डूंगरपुर के गुहिल राजवंश के नाम से जाना गया। और डूंगर सिंह जी इसी डूंगरपुर को क्या करते हैं, गुहिलों की राजधानी बना देते हैं। तो कौन सी राजधानी है, सेकंड राजधानी है। कौन सी राजधानी, सेकंड राजधानी। हमने पहली पढ़ी, सामंत सिंह जी कौन सी राजधानी बना रहे हैं, बड़ौदा को वागड़ प्रदेश के गुहिलों की प्रथम राजधानी बना रहे हैं। ठीक है, इन दो चार बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है। हमने देख लिया उदय सिंह जी के बारे में। ठीक है जी, इनके बाद में एक इंपोर्टेंट शासक होते हैं जिनका नाम क्या है, आसकरण। कौन से करण, आसकरण। ये थोड़े और इंपोर्टेंट है, उदय सिंह जी के से ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये क्या करते हैं भाई साहब, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनका क्या है, बहुत ज्यादा योगदान है कला और संस्कृति में और राजस्थान के इतिहास में। ये क्या करते हैं, डूंगरपुर में दो मंदिरों का निर्माण करवाते हैं। क्या करवाते हैं, दो मंदिरों का निर्माण करवाते हैं। इन्होंने मुगल शासक अकबर की अधीनता तो स्वीकार कर ली थी, परंतु मुगल दरबार में नहीं जाते थे, फिर भी इंपोर्टेंट बन रहे हैं। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, मारवाड़ के राव चंद्रसेन जिसने अकबर से बगावत कर रखी थी, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे, राव चंद्रसेन को क्या देते हैं, शरण देते हैं। तीन इनकी इंपोर्टेंट बातें है, इनके शासनकाल की तीन इंपोर्टेंट बातें कौन कौन सी है। एक क्या कर रहे हैं, ये
एक इन्होंने क्या किया, मारवाड़ के राव चंद्रसेन को, मारवाड़ के राव चंद्रसेन को शरण दी, शरण दी। ठीक है। दूसरा काम ये क्या कर रहे हैं, अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद भी, अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद भी, स्वीकार करने के बाद भी, करने के बाद भी, अकबर के दरबार में नहीं जाते थे, या अकबर के दरबार में उपस्थित नहीं हुए, अकबर के दरबार में उपस्थित नहीं हुए, उपस्थित नहीं हुए। इन दो बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि राव चंद्रसेन को शरण देने वाले डूंगरपुर के शासक कौन है, आस्करण है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, अकबर की अधीनता तो स्वीकार कर ली लेकिन अकबर के दरबार में नहीं गए, वो शासक कौन है, आस्करण है। ठीक है जी। अब जरा देखना है इनका स्थापित कला में योगदान किस प्रकार से है, ये जरा देखना। एक या इन्होंने क्या किया, डाकम और माही नदी के किनारे एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसका नाम क्या है, बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम। ये धाम कहाँ रहने वाला है, डूंगरपुर में। कौन सी दो नदियों के किनारे है, डाकम सोम और माही नदियों के त्रिवेणी संगम पर है, त्रिवेणी संगम पर है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। बेणेश्वर धाम के बारे में बहुत बार पूछ लिया जाता है, मंदिर कहाँ रहने वाला है, डूंगरपुर में। निर्माता अगर पूछ ले आपसे तो निर्माता बता देना, आस्करण। निर्माता कौन है, आस्करण। ठीक है मेरे भाई, देखना जरा, एक मंदिर हो गया, दूसरा मंदिर कौन सा है, आस्करण जी द्वारा निर्मित मंदिर। आस्करण जी ने एक मंदिर और बनवाया जिसका नाम क्या है, चतुर्भुज। कौन सा भुज, चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। मंदिर कहाँ रहेगा, मंदिर रहेगा डूंगरपुर में। कहाँ रहेगा, डूंगरपुर में। अगर निर्माता पूछ ले कि निर्माता कौन है, तो निर्माता कौन है, कौन है जी, आस्करण। निर्माता कौन है, आस्करण। दो मंदिरों का निर्माण कौन करवा रहे हैं, बेणेश्वर धाम और चतुर्भुज मंदिर का निर्माण आस्करण जी करवा रहे हैं। आस्करण जी ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली लेकिन अकबर के दरबार में नहीं जाएंगे। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे जरा देखना, वागड़ या डूंगरपुर के अंतिम शासक कौन हुए, या महत्वपूर्ण शासक कौन हुए, जिनका नाम क्या है, जसवंत सिंह द्वितीय। कौन से द्वितीय, जसवंत सिंह द्वितीय। जसवंत सिंह द्वितीय ने क्या किया, 1818 में, कब, 1818 में अंग्रेजों से संधि कर ली। अगर क्वेश्चन आ जाए डूंगरपुर या वागड़ प्रदेश के वे शासक या वे गुहिल शासक जिन्होंने जिन्होंने क्या कर लिया, अंग्रेजों से संधि कर ली, तो कौन रहने वाले हैं, जसवंत सिंह द्वितीय। क्या किया, 1818 में, 1818 में क्या करते हैं, अंग्रेजों से संधि करने वाले डूंगरपुर के गुहिल शासक, डूंगरपुर या वागड़ के गुहिल शासक। इन दो बातों का विशेष ध्यान रखना। संधि कब कर रहे हैं, 1818 में कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, जसवंत सिंह द्वितीय कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना, वाह जी वाह।
देखो, डूंगरपुर के बाद में गुहिलों की एक दूसरी रियासत और कौन सी है? बांसवाड़ा। जहां क्या किया? गुहिलों ने राज किया। क्या किया? गुहिलों ने राज किया। और जहां राज करेंगे वो रियासत उन्हीं की हो जाएगी। जो राजवंश जहां जाकर राज करेगा वो रियासत उसी राजवंश की रहने वाली है। तो एक राजवंश गुहिल, गुहिल राज कहां कर रहे हैं? मेवाड़ में तो कर ही रहे हैं, मेवाड़ के बाद में डूंगरपुर में कर लिया, और अब कहां कर रहे हैं? बांसवाड़ा में। कहां करेंगे? बांसवाड़ा में। तो देखना जरा, बांसवाड़ा की गुहिल हम पढ़ेंगे। कहां के गुहिल? बांसवाड़ा की गुहिल पढ़ेंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए थे उनके बारे में विशेष चर्चा रहेगी। एक शासक है, शासक का नाम है जगमाल। क्या नाम है? जगमाल। और हमने पढ़ाई था, पुत्र किनके है ये? पुत्र किनके है जी? पुत्र है ये उदय सिंह जी के। ठीक है। अगर भाई पूछ ले तो भाई आपको पता है पृथ्वीराज के भाई थे, उदय सिंह जी के दूसरे या छोटे बेटे थे, इसलिए इनको क्या दिया गया? बांसवाड़ा दिया गया। उस समय बांसवाड़ा नामक कोई नगर नहीं हुआ करता था, कोई जगह नहीं हुआ करती थी, एक क्षेत्र विशेष हुआ करता था। बागड़ का एक क्षेत्र विशेष था, और वो क्षेत्र उदय सिंह जी ने अपने पुत्र को दे दिया। उस समय कोई बांसवाड़ा नहीं कहलाया वो। ठीक है। ये क्या करते हैं? उस क्षेत्र को, उस मतलब बांसवाड़ा क्षेत्र को किससे जीतते हैं? पिसना भील से जीतते हैं। कौन से भील से? देखना जरा, इस प्रकार से लिखना, जगमाल जी ने या जगमाल ने बांसवाड़ा क्षेत्र को, बांसवाड़ा क्षेत्र को किनसे जीता? पिसना भील से जीता। कौन से भील? पिसना भील से जीता। पिसना भील से जीता। भील से जीता। जीता। देखो, पिसना ही भील के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? बांसवाड़ा। पिसना भील के नाम पर इस क्षेत्र का नाम क्या निकला? बांसवाड़ा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बांसवाड़ा के गुहिल राजवंश के संस्थापक कौन है, तो कौन है साथियों? गुहिल राजवंश के संस्थापक। कहां के गुहिल राजवंश? बांसवाड़ा के। कहां के? बांसवाड़ा के। संस्थापक कौन रहेंगे? जगमाल। संस्थापक कौन रहेंगे? जगमाल। इन दो तीन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। डूंगरपुर रियासत पर गुहिल राजवंश के संस्थापक आपको ध्यान रखने, साथ में साथ बांसवाड़ा का भी आपको ध्यान रखना ही है। ठीक है ना? देखो, इनके बाद में महत्वपूर्ण शासक कौन हुए थे? प्रताप। कौन? प्रताप सिंह। ये वो महाराणा प्रताप नहीं है, ये दूसरे प्रताप है, बांसवाड़ा के प्रताप है। ये क्या करते हैं? 1576 का जो हल्दीघाटी का युद्ध होता है, उस समय अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। क्या कर देते हैं? अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। भाई साहब, इस बात का ध्यान रखना। प्रताप सिंह जी ने क्या किया? 1576 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? क्वेश्चन आएगा, बांसवाड़ा का वह शासक या वह प्रतापी शासक जिसने अकबर की क्या कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली। कौन है? कौन है? प्रताप सिंह। जबकि ये वो महाराणा प्रताप दूसरे है, ये प्रताप दूसरे है। ठीक है ना? इनके बाद में कौन से शासक है? शासक है उमेद सिंह। कौन से सिंह? उमेद सिंह। इनके शासनकाल की प्रमुख घटनाएं क्या क्या है ये जरा बताना। इन्होंने क्या किया भाई साहब? क्या किया? अंग्रेजों से संधि कर ली। क्या करते हैं? अंग्रेजों से संधि। कौन से सिंह? उमेद सिंह। ठीक है। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। कहां के शासक? देवलिया प्रतापगढ़ के शासक। कहां के शासक? देवलिया प्रतापगढ़ के गुहिल राजवंश। कहां के रे? देवलिया प्रतापगढ़ के गुहिल राजवंश। ठीक है। इनको जरा अच्छे से देखते हैं।
थोड़ी छोटी मोटी बातें हैं उनके बारे में, इस राजवंश के बारे में, वो जरा देख लेते हैं। और यही अपना जो गुहिल राजवंश है, मेवाड़ तो अपना खत्म हो ही चुका है, डूंगरपुर हमने पढ़ लिया, बांसवाड़ा हमने पढ़ लिया, अब कौन सा है, देवलिया प्रतापगढ़। उनमें जरा देखना है शासक कौन दिखाई दे रहे हैं, नाम क्या दिखाई दे रहा है, सूरजमल। कौन से मल, सूरजमल। ये क्या थे, बांसवाड़ा, नहीं नहीं नहीं, देवलिया प्रतापगढ़ के क्या थे, गुहिल राजवंश के संस्थापक। स्थापना कब करते हैं, स्थापना जरा पूछी जा सकती है 1473 में। 1473 में क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, किसकी, गुहिल राजवंश की। ठीक है, दूसरा काम क्या करते हैं, ग्यासपुर को राजधानी बनाते हैं। किसको राजधानी बनाते हैं, ग्यासपुर को राजधानी बनाते हैं। देखो ये क्या है, देवलिया चौक प्रतापगढ़ में गुहिल राजवंश के संस्थापक। कौन से पक, संस्थापक कौन है, सूरजमल जी। ठीक है, स्थापना कब कर रहे हैं, 1473 में। कब कर रहे हैं जी, 1473। ठीक है, 1473। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आगे जरा इनके बारे में देखते हैं, दो चार इंपॉर्टेंट बातें। इन्होंने क्या किया, देवलिया पर अधिकार किया। देवलिया को के एक भील शासक हुआ करते थे, उनको हराते हैं और देवलिया पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। ये जो देवलिया जगह है, ये किन के नाम पर एक नगर है या रियासत थी, ये भाई साहब उसी भील शासक की एक विधवा महिला थी। जब भील को मार दिया, भील को मार कर देवलिया पर जब अधिकार कर लेते हैं, तब वो महिला विधवा कहलाएगी, विधवा कहलाएगी। उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या निकला, देवलिया। तो इस बात को जरा इस प्रकार से आपको सेट करना है अपने नोट्स में। देखना, नोट लगाना है प्यारा सा 450 रुपए का, लगा दिया। इसमें लिखना क्या है, क्या लिखना है, सूरजमल ने, कौन से मल ने, सूरजमल ने देवलिया क्षेत्र के, देवलिया क्षेत्र के, क्षेत्र के, देवलिया क्षेत्र के, देवलिया क्षेत्र के भील शासक, भील शासक को पराजित पराजित करके, पराजित करके इस क्षेत्र पर, इस क्षेत्र पर, क्षेत्र पर गुहिल वंश की नींव रखी, गुहिल वंश की नींव रखी, नींव रखी। तथा या इसी भील, इसी भील मतलब इस भील को कौन हरा रहे हैं, सूरजमल जी हरा रहे हैं, पराजित कर रहे हैं। इसी भील की, इसी भील या इसी भील शासक की, शासक की विधवा महिला, विधवा महिला के नाम पर, के नाम पर इस क्षेत्र का नाम, इस क्षेत्र का नाम, क्षेत्र का नाम देवलिया पड़ा। क्या पड़ा, देवलिया पड़ा। इस बात का विशेष 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 ध्यान रखना है। ठीक है जी, सूरजमल जी क्या है, क्या है, देवलिया या प्रतापगढ़, देवलिया प्रतापगढ़ के, देवलिया प्रतापगढ़ में गुहिल राजवंश, गुहिल राजवंश के संस्थापक है। याद रख लोगे कि रख लेंगे। ठीक है, देखो आगे इनके बाद में शासक कौन हुए, बाघ सिंह। कौन से सिंह, बाघ सिंह। और ये वही बाघ सिंह जी है जिन्होंने मेवाड़ या चित्तौड़ के दूसरा साका हुआ था 1534-35 में। विक्रमादित्य के समय यह साका होता है। उस समय केसरिया करने वाले कौन थे, देवलिया प्रतापगढ़ के बाघ सिंह। जोहर कर्मावती के नेतृत्व में होता है, 30,000 रानियों द्वारा जोहर किया जाता है। केसरिया कौन करेंगे, बाघ सिंह जी।
याद रखना, ये वही या ये चित्तौड़ के दूसरे साके में, चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके तो हुआ कब था? 1534-35 में हुआ था। 1534-35 में हुआ था। ये पूरी पूरी डिटेल हमने मेवाड़ राजवंश में पढ़ ली है। 1534-35 में केसरिया करने वाले, केसरिया करने वाले देवलिया के शासक, देवलिया प्रतापगढ़ के शासक, इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चले। इनके बाद में शासक कौन है? विक्रम सिंह। कौन से सिंह? विक्रम सिंह। देखो, अगर पूछ ले कि देवलिया प्रतापगढ़ में, कहां पर? देवलिया प्रतापगढ़ में। कहां पर जी? देवलिया प्रतापगढ़ में। कुल राजवंश के वास्तविक संस्थापक इन्हें कहा जाता है, विक्रम सिंह जी को कहा जाता है। देवलिया प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में कुल राजवंश के, कुल राजवंश के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा यह सवाल। वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं, संस्थापक कहलाते हैं, कहलाते हैं कौन जी? कौन कहला रहे हैं? विक्रम सिंह। ठीक है, इन्हीं के समय क्या होता है? देवलिया प्रतापगढ़ एक स्वतंत्र रियासत का दर्जा मिलता है। अगर पूछ ले देवलिया प्रतापगढ़ को रियासत का दर्जा किनके शासनकाल में मिला? विक्रम सिंह जी के शासनकाल में मिला। देखना क्या लिखना है, इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के शासनकाल में, शासनकाल में देवलिया प्रतापगढ़ को रियासत का दर्जा मिला। रियासत का क्या मिला? दर्जा मिला। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कब मिला, तो यह भी हम बताएंगे। कब मिलता है? 1631 में। कब मिलता है? 1631 में। ठीक है साथियों, इन दो तीन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। विक्रम सिंह जी क्यों इंपॉर्टेंट है? विक्रम सिंह जी का इंपॉर्टेंट बनने का कारण क्या है? इंपॉर्टेंट बनने का महत्वपूर्ण कारण तो सीधा सीधा यही है कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, एक तो देवलिया प्रतापगढ़ के वास्तविक संस्थापक कहला रहे हैं, और इन्हीं के शासनकाल में क्या होता है? प्रतापगढ़ जो देवलिया रियासत है उनको दर्जा मिलता है रियासत का। ठीक है, ये उतारो जरा, स्क्रीनशॉट लेना है जो ले लो। ले लिया? देखना जरा आगे। आगे आपको शासक का नाम दिखाई दे रहा होगा, प्रताप सिंह। इन्होंने क्या किया? 1698 में प्रतापगढ़ नगर की स्थापना की। प्रतापगढ़ नगर की स्थापना की, स्थापना। ठीक है, और इसी प्रतापगढ़ को, इसकी स्थापना 1698 में कौन कर रहे हैं? प्रताप सिंह कर रहे हैं। इसी प्रतापगढ़ को क्या करते हैं? देवलिया के गुहिल राजवंश की, गुहिल राजवंश की क्या बनाते हैं? राजधानी बनाते हैं। राजधानी बनाते हैं। इन दो तीन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है? एक आपको ध्यान रखना है प्रतापगढ़ की स्थापना कब हो रही है? 1698 में। ठीक है, देवलिया प्रतापगढ़ को दर्जा कब मिल रहा है? 31 में। ठीक है, दर्जा आपको याद रखना है, स्थापना आपको याद रखनी है, राजधानी कौन बना रहे ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, देखो ये हमने पढ़े कहाँ कहाँ के गुहिल। हमने एक पढ़ा भाई साहब डूंगरपुर के गुहिल। डूंगरपुर के गुहिल के बाद में देखो ये पढ़ लिया डूंगरपुर के गुहिल। डूंगरपुर के गुहिल के बाद में हमने पढ़ा वागड़ क्षेत्र के गुहिल।
सॉरी बांसवाड़ा के गुइल, बांसवाड़ा के बाद में हमने क्या पढ़ा, देवलिया प्रतापगढ़ के गुइल। ठीक है साथियों, ये अपने जो गुइल, राजस्थान में गुइल राजवंश की रियासतें हुआ करती थी, उन रियासतों के महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट और चुनिंदा शासकों के बारे में चर्चा की। इन्हीं के बारे में भूतपूर्व जो पेपर हुए हैं उसमें भी पूछा गया है, आगामी पेपर में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। अच्छे से पढ़ाई करना। मेवाड़ राजवंश अपना खत्म हुआ, इतिश्री कर दिया। आज पूरे संपूर्ण गोयल राजवंश की क्या कर दी, इतिश्री। क्या कर दिया, संपूर्ण गोयल राजवंश का इतिश्री। ओहो हो, क्या कर दिया, इतिश्री की बात। और ध्यान रख जो आप, ध्यान कहाँ रखना है, ध्यान रखना है कि भाई साहब आपा मेवाड़ को गोहिल पढ़ा, सिसोदिया राजवंश पढ़ लिया, इसके बाद में देवलिया प्रतापगढ़ का गोहिल राजवंश पढ़ा, और बांसवाड़ा का गोहिल आप पढ़ लिया, और डूंगरपुर या वागड़ प्रदेश का गोहिल या गोहिल राजवंश को अपने पढ़ लिया। ठीक है साथियों, ये थे अपने गोहिल राजवंशों की रियासतें। राजस्थान में रियासतों के बारे में पूछ ले तो आपको पता ही है। डूंगरपुर की स्थापना करने वाला पूछ ले, या स्थापना कब हुई है भाई, गोहिल राजवंश की स्थापना कब करते हैं संस्थापकों ने, वास्तविक संस्थापक, ये सारी की सारी चर्चाएं विशेष रूप से इस क्लास में थी। ठीक है साथियों, इसके बाद में अगला राजवंश हम अच्छे से लेंगे और उसको विधिवत रूप से डीप और अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है साथियों, मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं यहीं पर, और ये अपना जो गोहिल राजवंश है वो यही तीसरी होता है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।